क्लियर? तो शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि हम इसमें ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पता नहीं होगा तो फिर ब्रह्मपुत्र उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। और मैं आपको बड़े आराम से समझा देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को याद कैसे करना है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें याद कैसे करना है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, ये सारे अलग अलग रंगों में हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अरुणाचल सबको पता होता है, क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल सबसे पूरे भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, जो भारत के सबसे पूर्व में है। तो अरुणाचल सबको पता होता है कि अरुणाचल ये है, राइट। और सिक्किम सबको पता होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के ऊपर है, तो सिक्किम का बॉर्डर भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगता है और किसी से नहीं लगता। बाकी सिक्किम का बॉर्डर यहाँ पे नेपाल से लगता है और यहाँ पे भूटान से लगता है, ठीक है। ये भूटान है, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं बीच में, ये कंट्री भूटान है। अब ये असम है, अरुणाचल प्रदेश के एकदम नीचे, ये जो मैं कलर कर रहा हूं ये असम है। तो असम का बॉर्डर यहाँ पे लगता है भूटान से, यहां लगता है बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लगता है 2 जगह, एक यहां पे और एक यहां पे। फिर असम का बॉर्डर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, सिक्किम छोड़ के सबसे लगता है अरुणाचल, यहां पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को याद रखने का तरीका है नमामि। एक योजना है गंगा की सफाई के लिए, नमामि गंगे। तो नमामि, ना से नागालैंड, एम ए से मणिपुर और फिर मिजोरम MI। फिर ये जो बादल जैसा दिख रहा है आपको, ये मेघालय है। जब याद है बचपन में हम बादल की शेप बनाया करते थे, कोई कहता था बादल बनाओ तो हम ऐसे बनाते थे बादल, राइट, ऐसे। तो ये बिल्कुल बादल जैसा ही है ये शेप ऑलमोस्ट। ये जो है ये है मेघालय, मेघ मतलब ही होता है बादल, मेघालय। फिर बचा एक और वो है त्रिपुरा, वो ही है। बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है इसका, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एक कंट्री से लगता है त्रिपुरा का, और वो लगता है बांग्लादेश से, तो ये है त्रिपुरा। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट आप याद रख सकते हैं, कोई उतना मुश्किल नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए और इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका वीडियो शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई ब्रह्मपुत्र जो है उसका वो कहां से कहां फ्लो करती है। तो ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ब्रह्मपुत्र नदी का, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। देखिए, ये है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में ये है कैलाश मानसरोवर के पहाड़, कैलाश पहाड़, मानसरोवर हो गया। मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र निकली, मानसरोवर से नहीं निकली, मानसरोवर के पास से निकली। मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, फिर जो शिपकिला पास ट्रेवल करके इंडिया आती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सतलुज नदी की, सतलुज नदी शिपकिला पास से निकल के, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। अब ये जो ब्रह्मपुत्र है, देखिए ध्यान से देखिए, अब इसका रूट क्या है। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका रूट है सबसे पहले। अच्छा, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। कोई कभी डाउट आए वेस्ट ईस्ट में तो समझ जाइए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है, राइट। ये जो भारत का एरिया है नॉर्थ ईस्ट है, तो हम ईस्ट मतलब आपके राइट में। तो यहां से ये पूर्व की तरफ, पहले दक्षिण की तरफ गई थोड़ा सा, फिर ये पूर्व यानी ईस्ट की तरफ बह रही है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, और फिर ये घूम गई और भारत में आ गई। यानी अभी तक तो जो ब्रह्मपुत्र है वो यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक तिब्बत में ही बह रही है, चाइना में ही बह रही है। लेकिन उसके बाद वो इंडिया एंटर कर गई। अच्छा, इंडिया जब एंटर करी, यहां से घूम गई, तो कहां से घूमी? तो यहां पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को बोलते हैं नमचा बरवा। ये पहाड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। नमचा बरवा का जो पहाड़ है, इसके यहां से गॉर्ज में, गॉर्ज मतलब पहाड़ के अंदर जो छेद होता है उसे गॉर्ज बोलते हैं, GORGE। तो अगर ये पहाड़ है तो इसके ही अंदर से गॉर्ज बना के वो भारत की तरफ घूम जाती है। इसके अंदर से ये छेद है, वहां से भारत की तरफ घूम जाती है। तो ये नमचा बरवा का पहाड़ है, यहां से वो घूम गई और भारत आ गई। अब भारत कहां आएगी? ऑब्वियसली भारत अरुणाचल में आएगी सबसे पहले। तो ये ऊपर अरुणाचल है, फिर ये अरुणाचल को क्रॉस करी फिर आ गई असम में। फिर असम को पूरा ट्रेवल करके यहां से, अब ध्यान से देखिए, ये मेघालय है, ये जो देख रहे हैं बादल जैसा, ये मेघालय है। ये मेघालय में नहीं जा रही है, ये ऊपर ही थोड़ा सा मेघालय से दूर है। तो ये असम को क्रॉस करके और फिर ये घुस गई बांग्लादेश, और फिर ये यहां से गंगा आती है, तो ये गंगा से मिली और फिर ये दोनों मिलकर गिर गई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। वेरी वेरी इजी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है पहले यहां से दक्षिण की तरफ, फिर पूर्व की तरफ गई, पूर्व की तरफ चलती रही, हल्का सा नॉर्थ की तरफ गई, फिर पहाड़ में गॉर्ज बना के घूम गई इंडिया की तरफ, अरुणाचल गई, अरुणाचल से गई असम में, असम को ट्रेवल करा, फिर बांग्लादेश घुस गई, फिर गंगा के साथ मिल गई, मेघना बना दिया, और फिर गिर गई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। कोई डाउट यहां तक? तो ये आई अरुणाचल में, ठीक है, रफली बना रहा हूं, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं। अरुणाचल में आई, यहां से ये नमचा बरवा का पहाड़ है, यहां से आई अरुणाचल में आई, फिर ये असम को ऐसे क्रॉस करी, फिर ये बांग्लादेश में घुस गई, फिर ये नीचे आके बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ये है ब्रह्मपुत्र, इतना सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे इसकी 2-3 ट्रिब्यूटरी दिखाई है मैंने, जैसे मनास, तीस्ता, बराक। ये बराक नदी देखिए, ये बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम यहां पे बह रही है, ये अरुणाचल में नहीं बह रही, ठीक है। ये नीचे से आ रही है, ये इस तरफ से आ रही है। अब एक बात देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा क्या है? इस तरफ, यानी वेस्ट की तरफ, इस एरिया में सिर्फ, ठीक है, इस एरिया में इस तरफ बह रही है। यानी कि अगर मैं नाव में बैठा हूं और मैं ब्रह्मपुत्र नदी जैसे जैसे वो जा रही है वैसे वैसे ही जा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नदी के साथ ही तैर सकता हूं, नदी के उल्टा तो तैर नहीं सकता।
नदी के उल्टा तो मैं नाव को चला नहीं सकता। तो अब मेरे लेफ्ट साइड में यानी ये एरिया है, ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो जो नदियां आके मिल रही हैं यहां से नीचे से, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और मेरा राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा, तो जो यहां से आके मिलेंगी, ठीक है, इस एरिया से आके, जैसे कि ये मनास है, तीस्ता है, ये सब क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट बैंक हो जाएंगी जो नीचे से आके मिल रही हैं, ठीक है, और राइट हो जाएंगी जो ऊपर से आके मिल रही हैं। यहां पे एक और बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है ये, इसमें यहां से ये देखिए, ये आई यहां से, और ये वो एरिया है जहां पे वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है, ठीक है। ये मेघालय है, तो मेघालय में बिल्कुल भी नहीं एंटर करती, मेघालय के ऊपर से चली जाती है और ये बांग्लादेश में आ गई। फिर ये गंगा वाली धारा है, फिर ये मिल गई, और गंगा को क्या बोलते हैं, गंगा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, जमुना। तो पद्मा मिल गई और जमुना मिल गई और बना ली मेघना, पद्मा और जमुना मिल गई, बना ली मेघना, और फिर ये मेघना के रूप में गिर गई बंगाल की खाड़ी में। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट फोटो भी दिखा देता हूं, हर तरह से आप अपनी तसल्ली कर लो, ठीक है। ये आई असम क्रॉस करके, और ये आके ब्रह्मपुत्रा यहां से गंगा में मिल गई, और फिर ये मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कोई डाउट? अब ये हमारा सबसे अच्छा फोटो है, सबसे अच्छा हमारा ये वो है डायग्राम, इसमें क्योंकि ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि गंगा की लेफ्ट बैंक, उसकी ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अब मैं सबसे पहले यहां पे ब्रह्मपुत्रा बनाऊंगा, तो ब्रह्मपुत्रा में बना रहा हूं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में बना रहा हूं, ये ब्रह्मपुत्रा है। और अब आप इसमें खुद देख के बता सकते हो कि भाई लेफ्ट बैंक से कौन मिल रहा है और राइट बैंक से कौन मिल रहा है। तो पहले लेफ्ट बैंक से बात करता हूं, तो सुबानसिरी, सुपर इंपॉर्टेंट, सुबानसिरी नदी मिलती है कहां से, लेफ्ट बैंक से या राइट बैंक से, ये राइट बैंक के ऊपर, क्योंकि बहाव इस तरफ है, आप इस तरफ जा रहे हो ना, तो आपके लेफ्ट में ये पड़ेगा, तो मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता रहा हूं, ठीक है। तो राइट बैंक में सबसे पहले ये है सुबानसिरी, फिर है भराली, ये भराली नदी को कामेंग नदी भी बोलते हैं, KAMENG, कामेंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वही, वैसे तो हजारों नदियां होंगी छोटी छोटी जो मिलती हैं, उनके नाम भी हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो कराऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनास। मनास आपने सुना होगा, मनास नेशनल पार्क सुना होगा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम में, और भूटान में भी है मनास नेशनल पार्क, 2 कंट्रीज में है। बस फर्क इतना है, भूटान में बोलते हैं रॉयल मनास नेशनल पार्क, इंडिया में बोलते हैं मनास नेशनल पार्क। तो मनास नेशनल पार्क असम में है और भूटान में है। फिर ये संकोश नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की कौन सी है, सुबानसिरी, फिर भराली यानी कामेंग, फिर मनास, फिर संकोश और तीस्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अब आ जाते हैं राइट बैंक के बाद लेफ्ट बैंक पे। लेफ्ट बैंक वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी, तो लोहित बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहित नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे दिखो इंपॉर्टेंट है, फिर यहां पे धानसिरी इंपॉर्टेंट है, कोपिली इंपॉर्टेंट है, बस यही है, ज्यादा नहीं है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है उनमें लोहित, दिखो, धानसिरी और कोपिली। ब्रह्मपुत्रा अब आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टडी करते हैं इसको। वैसे ब्रह्मपुत्रा नदी के दूसरे नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी को हम बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, ठीक है, और तिब्बती भाषा में सांगपो बोलते हैं। कई जगह आप देखोगे तोसांगपो, बात एक ही है, स्वांगपो तोसांगपो, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप कर लो। तोसांगपो का मतलब होता है द प्योरीफायर, यानी शुद्ध कर देने वाली नदी। तो इस नदी को तिब्बत में द प्योरीफायर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा के नामों को लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है, तो वो मैं आपकी हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। कैसे? अभी तो तिब्बत में बह रही है, पहले तिब्बत में बहने दो इसे। तो तिब्बत में इसका क्या नाम है, तिब्बत में इसका नाम है तोसांगपो, यानी शुद्ध कर देने वाली नदी, द प्योरीफायर। अब ये घुस गई यहां से नमचा परवा के यहां से घूम के अरुणाचल में। तो अरुणाचल में इसका क्या नाम है, ये अरुणाचल में आ गई। अरुणाचल में इसको बोलते हैं, 2 नाम है इसके, एक तो है दिहांग और एक है सियांग। ध्यान से सुनिए, दिहांग और सियांग, दिबांग नहीं, दिहांग, इनमें भी फर्क है। एक है दिबांग, दिबांग नहीं, दिबांग तो इसमें मिल रही है, ये नदी दिबांग है जो इसमें ब्रह्मपुत्रा में आके मिल रही है। ये तो सहायक नदी है दिबांग, मैं दिबांग की बात नहीं कर रहा, मैं दिहांग की बात कर रहा हूं। तो दिहांग और सियांग, ये इसके नाम है अरुणाचल प्रदेश में। अब ब्रह्मपुत्रा जो है वो आ गई असम में, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। यानी ब्रह्मपुत्रा को पहली बार मैंने ब्रह्मपुत्रा कहां बोला, ब्रह्मपुत्रा को मैंने असम में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्रा बोला, उससे पहले तो इसके अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसका नाम है तोसांगपो, अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग और सियांग। कोई डाउट? और असम में फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर असम में ब्रह्मपुत्रा ही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है, और फिर बांग्लादेश में जमुना। तो 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी है, कैलाश के पहाड़ों के पास से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग बोलते हैं, और उसके बाद फिर ये जब असम में आ जाती है तो फिर हम इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आपसे पूछें कि ये निकलती एग्जैक्ट कहां से है, तो भाई नदी इतनी बड़ी है तो यानी कोई ग्लेशियर होगा, कोई हिमनद होगा, राइट। हिमनद है। पहले ऐसा माना जाता था, पहले पुराना कंसेप्ट, कि भाई एक ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं चेमा दुंग युंग ग्लेशियर। जो ग्लेशियर था उसका नाम था चेमा युंग दुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। लेकिन लेटेस्ट जो वो है, जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, वो ये है कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश के पहाड़ों में, कैलाश मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं आंगसी, तो ये आंगसी से निकलती है, चेमा युंग दुंग से नहीं निकलती है।
आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये फ्लो करती है तिब्बत में, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के थ्रू आ जाती है, फिर ये फ्लो करती है असम वैली में एज ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, एज ब्रह्मपुत्रा, और फिर ये बांग्लादेश में फ्लो करती है एज जमुना। फिर ये गंगा डेल्टा जो है उसमें मिल जाती है, गंगा नदी में पद्मा के साथ मिल जाती है, जो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है, और फिर ये पद्मा से मिलने के बाद मेघना जो है उसके रूप में फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो मैंने आपको समझाया है वही लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, जब अरुणाचल में घुस रही थी तो इसका नाम था तोसांगपो। फिर अरुणाचल में, अच्छा मैंने आपको बताया था अरुणाचल में इसके दो नाम है, एक तो सियांग और एक दिहांग। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, अरुणाचल में जब ये पहाड़ों में रहती है तो हम इसे सियांग बोलते हैं, अरुणाचल में जब ये पहाड़ों में होती है तो सियांग बोलते हैं, जब ये जमीन पर उतर आती है तो इसे दिहांग बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है, पहाड़ों में सियांग, जमीन पे दिहांग। उसके बाद फिर ये इसमें सबसे पहली नदी जो मिलती है वो है दिबांग। तो दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत होना। वैसे आपको बता दूं, ये दिबांग नदी जब मिलती है, क्योंकि वहां पे तो दिहांग बोलते हैं, तो यहीं पे इसका एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व समझते हैं आप? नहीं तो मेरा लेक्चर देखिए जो स्टैटिक जीके में लेक्चर नंबर 5 या 6 जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ठीक है, सारे बायोस्फीयर रिजर्व एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, वो जाके देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें आपको समझ में आ गया कि दिबांग क्या है और दिहांग क्या है। दिहांग तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है और दिबांग एक नदी है जो उसमें आके मिल जाती है। फिर यहाँ पे लोहित नदी भी इसमें मिलती है, हम डायग्राम में देख चुके हैं इन सब नदियों को। लोहित नदी जो है वो मिलती है इसे, और असम, आफ्टर एंटरिंग असम इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। असम में जब ये एंटर करती है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है इसमें, ये नदी बहुत फैल जाती है, काफी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत चौड़ी हो जाती है जब ये असम में घुसती है। उसके बाद इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, सुबानसिरी, भराली, धानसिरी, मनास, ये बहुत सारे नाम है, संकोश वगैरह नदियां मिलती हैं इसमें। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक दोनों हम मैप में देख चुके हैं, क्लियर। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र को फाइनली लास्ट बार। ये ब्रह्मपुत्र है जी, ये ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? पहले राइट बैंक से शुरू करते हैं, ऊपर वाले से। तो सुबानसिरी, भराली, बारनदी, मनास, संकोश और तीस्ता। और लेफ्ट बैंक धानसिरी, कोपिली, तिखोऊ, बूढ़ी दिहिंग, लोहित और दिबांग। कोई डाउट? अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब वो असम में घुसती है। मैंने आपको बताया ये असम है, ठीक है, ये असम है, ये असम की बाउंड्री है अरुणाचल के साथ। तो जब वो असम में घुसती है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिब्रूगढ़ है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिब्रूगढ़ है, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। तो जब डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कैसे? एक ऐसे और एक ऐसे, यानी एक नॉर्थ वाली धारा और एक साउथ वाली धारा, एक नॉर्थ वाली धारा एक साउथ वाली धारा। तो कैसे इसको वो करें, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूं। इधर ध्यान दीजिए, ये नदी आई, ये ऐसे बढ़ गई, ऐसे ऐसे, और फिर ये दोबारा मिल गई। अब ये जो नॉर्थ वाली धारा है इसको बोलते हैं खेरकुटिया, जो ये नॉर्थ वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइलैंड बन गया ना। ये नदी आई, ऐसे गई और ऐसे गई, तो बीच में जो जमीन है ये टापू बन गया, चारों तरफ से जमीन से घिरा है, इसे बोलते हैं माजुली। क्या बोलते हैं इसे? माजुली। और ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा, ये नदी से घिरा है। तो यानी कि ये आई, ठीक है, दो हिस्सों में बटी और फिर मिल गई दोबारा। तो ये बीच में जो आइलैंड क्रिएट हुआ, अब तो ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसे अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, और ये है माजुली। ये देखिए, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है माजुली डिस्ट्रिक्ट। तो ये नॉर्थ वाले को बोलते हैं खेरकुटिया और साउथ वाले को बोलते हैं मेन ब्रह्मपुत्र चैनल, ठीक है। और फिर ये 100 किलोमीटर के बाद दोबारा मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मिल जाती हैं, लेकिन आइलैंड बना दिया और उसका नाम है माजुली। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये बांग्लादेश में जब जाती है तो बांग्लादेश में ये तीस्ता नदी से मिलती है, और ये तीस्ता नदी जो है ये भारत में सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तीस्ता नदी जो है ये बांग्लादेश में इससे मिलती है, और फाइनली फिर ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा को वहां पद्मा बोलते हैं, और मेन बॉडी ऑफ पद्मा उससे फिर ये मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है एज मेघना रिवर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे खत्म होती है, और उसमें दो आइलैंड बने हुए हैं, एक आइलैंड है और दो ब्रिज हैं। आइलैंड तो माजुली देख लिया, तो जो ब्रिज हैं वो दो हैं बहुत फेमस। एक तो है बोगीबील। बोगीबील जो ब्रिज है ये बेसिकली धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, ठीक है, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है असम में। और बोगीबील ब्रिज जो है ये भारत का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज है, यानी रेल भी चलती है यहाँ पे, रोड भी चलती है, तो रेल कम रोड ब्रिज है, रोड जो है तो मतलब व्हीकल भी चलती है। 4.494 किलोमीटर है ये। और दूसरा है ढोला सादिया ब्रिज। ढोला सादिया जो ब्रिज है इसे भूपेन हजारिका सेतु बोलते हैं। असम के एक सिंगर थे जिन्हें भारत रत्न मिला था अभी, भूपेन हजारिका, उनके नाम पे ये ब्रिज रखा हुआ है, ढोला सादिया ब्रिज। और ये जो ब्रिज है एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, ये लोहित नदी पे है, लेकिन लोहित फिर आके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, तो हम ये बोल देते हैं कि ढोला सादिया भी जो है वो ब्रह्मपुत्र पे ही है। टेक्निकली ये लोहित पे है, और लोहित एक काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो यहां पे ब्रह्मपुत्र खत्म होती है। अब हम ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली जो मेन नदियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहित की। तो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। लोहित कहां है? लोहित यहां है। तो लोहित जो है, अब ध्यान से देखिए, लोहित कहीं यहां से आ रही है, इंडिया तो खत्म हो गया, तो ये क्या है पीछे? तिब्बत,
तिब्बत से आ रही है। तो लोहित नदी तिब्बत से आई, फिर ये इंडिया में एंटर कर गई अरुणाचल में, और ये फिर ये जाके जो ब्रह्मपुत्र है उसमें मिल गई। ठीक है, लोहित कहां से मिली? नीचे से मिली, यानी कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लोहित नदी जो है इसको जायू नदी भी बोलते हैं, क्योंकि चाइना में इसका नाम जायू है। यहां चाइना मतलब तिब्बत है, जहां भी मैं चाइना बोलूं मतलब तिब्बत, तो जायू नदी बोलते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है और ये तिब्बत में जन्म लेती है, तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है और वहां इसे जायू बोलते हैं। फिर ये नीचे आती है, डिसेंड मतलब नीचे आना, और फिर ये आके जो है अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये असम में कहीं जाके ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ये नदी काफी टेम्पेस्टुअस एंड टर्बुलेंट है, यानी बहुत ज्यादा एक टर्बुलेंट समझते हैं, बहुत तेज है पानी का बहाव इस नदी में, बहुत ज्यादा बाढ़ बहुत आती हैं और बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है, पानी का बहाव बहुत तेज है। तो इसे कई बार रिवर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। रिवर ऑफ ब्लड बोलने के पीछे एक कारण यह भी है कि इसमें लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है, जिसका कलर यही होता है, ब्लड कलर होता है। लेटराइट सॉइल वो भी इसमें मिलती है, लेटराइट मिट्टी। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये है लोहित नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं धानसिरी। तो धानसिरी को हम डायग्राम में देखते हैं। धानसिरी कहां है? धानसिरी ये रही, यहां पे देखिए धानसिरी। तो अब ये कहां से निकलेगी? ये क्या है? ये असम चल रहा है, तो धानसिरी जो है वो धानसिरी रिवर जो है ये मेन रिवर है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की, असम के, और दीमापुर नागालैंड। तो ये नागालैंड से निकलती है, यानी आप असम के भी अगर इधर आ जाएंगे तो यहां पे मैंने आपको बताया था नमामि, तो ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। तो ये नागालैंड से निकलती है और उसके बाद ये असम में ट्रेवल करती है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फाइनली आके ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। राइट, ब्रह्मपुत्रा पे ये साउथ बैंक या जो लेफ्ट बैंक है वहां पे मिलती है, लेफ्ट बैंक से आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये कार्बी आंगलोंग और नागालैंड के बीच बाउंड्री बनाती है, कार्बी आंगलोंग और नागालैंड यानी असम और नागालैंड की बाउंड्री बनाती है ये नदी। ठीक है, तो यहां पे इंटांकी नेशनल पार्क भी है, नागालैंड में जो इंटांकी नेशनल पार्क है वो इसी के किनारे है, धनसिरी रिवर के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कामेंग की, जिसको भराली रिवर भी बोलते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे देखिए ये जो नदी है इसकी बात हो रही है। ये नदी जो ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है, ये ब्रह्मपुत्रा है, तो इसमें ये जो मिल रही है इसको बोलते हैं कामेंग रिवर, और अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट भी है इस नाम से, वेस्ट कामेंग वगैरह। तो कामेंग रिवर को पहले भराली रिवर बोलते थे। ये तवांग से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तवांग जो एकदम भूटान बॉर्डर पे है, भूटान और तिब्बत से बॉर्डर लगता है जिसका, तवांग। तो तवांग से निकलती है ये, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तेजपुर में। ये तेजपुर है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में। यहाँ की जो लीची है वो बहुत फेमस है तेजपुर की। तो कामेंग नदी लगभग 264 किलोमीटर लंबी है, और ये वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाती है कामेंग रिवर। ठीक है, यहां पे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के टाइगर रिजर्व भी है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कामेंग रिवर के किनारे है। अब हम आते हैं सुबानसिरी नदी पे, सुपर इंपॉर्टेंट। सुबानसिरी को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, लार्जेस्ट, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट। ये तिब्बत पठार से निकलती है, तिब्बत से निकलती है सुबानसिरी। और मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैप से वंचित नहीं रखूंगा। ये देखो, ये सुबानसिरी आई, ये सुबानसिरी आई। तो इंडिया की बाउंड्री तो यहीं पे खत्म हो गई। इसका मतलब ये कहीं इंडिया के बाहर से आ रही है, और ये बाहर क्या है? ये तिब्बत से आ रही है, फिर ये अरुणाचल क्रॉस करके ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। तो सुबानसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर ये इंडिया आती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर ये असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इस पे एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं हंगपन दादा ब्रिज, और हंगपन दादा एक मार्टर है, उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा हुआ है, हंगपन दादा ब्रिज। अब बात करते हैं मनास रिवर की, सुपर इंपॉर्टेंट। देखो, मनास रिवर जो है ना, ये भूटान से आती है। ठीक है, और मैं आपको पहले मेन वाला मैप दिखाता हूं जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो बाउंड्री है अरुणाचल की, ये जो कंट्री है ये कौन सा है? ये भूटान है। राइट, ये भूटान है। तो ये नदी आ रही है यहां से, ये नदी यहां से आ रही है और ये मिल रही है ऐसे, और ये मनास का बेसिन है, यानी अपवाह तंत्र है यहां पे, और ये मनास नेशनल पार्क है भूटान वाला, और ये इंडिया वाला है। तो मनास नदी जो है, मनास नदी ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है ये मनास रिवर। और यहां पे डायग्राम में बड़ा अच्छा दिख रहा है कि ये जो नदी है ये कैसे, ये ऊपर तिब्बत है, तो ये जो नदी है ये ऐसे आती है और ये यहां ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो करती है। हिमालय के फुटहिल्स जो है वहां से निकलती है भूटान और इंडिया के बीच में। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, और ये नदी लगभग 400 किलोमीटर है, और ये थोड़ी बहुत तिब्बत में भी बहती है 24 किलोमीटर, फिर ये भूटान में फ्लो करती है 272 किलोमीटर, और फिर ये असम में फ्लो करती है लगभग 104 किलोमीटर। यानी ये नदी जो है ये तिब्बत में भी थोड़ा सा फ्लो करती है। वैसे इसको भूटान की नदी बोलते हैं क्योंकि इस नदी का ज्यादातर जो हिस्सा है वो भूटान में है, और ये भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पे जो पहाड़ है वहां से निकलती है, हिमालयन फुटहिल से निकलती है। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्रा में ये मिलती है बोनगई गांव में, बोनगई गांव में ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मनास नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के द्वारा, तो एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब मनास जो है वो सब कुछ है असम में, कोई डाउट। अब आते हैं दो और इंपॉर्टेंट नदियां हैं छोटी छोटी,
संकोच और तीस्ता। तीस्ता उतनी छोटी नहीं है, संकोच थोड़ी छोटी है। संकोच भी भूटान की नदी है, तो संकोच नदी भी भूटान से निकलती है और फिर वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है असम में। ये मैं आपको एक बार डायग्राम पे ले चलता हूं दोबारा। अब हम बात कर रहे हैं इस नदी की, संकोच की। ठीक है, संकोच नदी भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की बाउंड्री तो यहीं तक है, तो ये और ये भूटान है, तो ये भूटान से निकली, ये भूटान से निकली, इंडिया आई और मिल गई ब्रह्मपुत्र में, वेरी सिंपल, असम में। और ये तीस्ता है, लेकिन तीस्ता इंडिया में नहीं मिलेगी, तीस्ता यहां जाके मिल रही है और ये बांग्लादेश स्टार्ट हो गया यहां से। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिल रही है। तो तीस्ता नदी जो है ये जमुना की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। और ये जो नदी है काफी बड़ी है एक्चुअली, 320 किलोमीटर तक लगभग इसका जो है कोर्स है, और ये रंगपुर के पास बांग्लादेश में ये जमुना से यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में कोई डाउट मेरे को नहीं लगता अब आपको होना चाहिए। हमने काफी डिटेल में जो है पूरी की पूरी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने अगले नदी पे, और वो है नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही और तवा और ये सब नदियां, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखो, हम जनरली सेंट्रल इंडिया वर्ड यूज करते नहीं है, वैसे सब जानते हैं कि भाई नर्मदा तो सेंट्रल इंडिया में बहती है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम पेनिनसुलर ही बोलते हैं उसे भी। ठीक है, तो अब पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या? पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये है पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि पेनिनसुला बोलते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, और ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। यहां अरब सागर, नीचे इंडियन ओशियन और यहां से बे ऑफ बंगाल। अब पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है, राइट में ईस्ट होता है। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये किस तरफ बह रही हैं? ईस्ट में बह रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम नहीं लिखे क्योंकि ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। लेकिन कुछ नदियां हैं जो इस तरफ बह रही हैं, नर्मदा, तापी, ये सारी जो नदियां हैं, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो अगर पश्चिम की तरफ बह रही हैं तो कहां गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। और अगर ईस्ट में बह रही हैं तो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कोई डाउट यहां पे? तो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही। इनके नाम एकदम ऐसे याद रख लो जैसे बिल्कुल आप भूलोगे ही नहीं कभी, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही। तो अब हम यहां पे एक एक करके सारी नदियां देखते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, किसका? नर्मदा का। ये नर्मदा नदी यहां से निकली अमरकंटक से, जो एकदम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है अमरकंटक। उसके बाद ये जो नदी है ये किस तरफ बह रही है? ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। फिर ये आगे पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करके लगभग यहां गई। अब ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है, ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नर्मदा नदी सबसे पहले तो, अच्छा थोड़ा सा इसका पानी छत्तीसगढ़ में भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इसका बेसिन आता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली और अमरकंटक छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है, तो इस नदी का जो पानी है, अब यहाँ पे पानी का मतलब क्या है? कई ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, एक बेसिन होता है नदी का। जैसे मान लो कोई नदी है, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं, तो वो पूरा उसका एक बेसिन होता है, जितना वो एरिया ड्रेन करती है। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूं, वरना क्योंकि वेस्टर्न फ्लोइंग है तो ऐसा नहीं है कि नदी यहां जा रही है, नदी छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही, नदी तो वेस्ट में जा रही है, लेकिन इसका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ में भी एक्सटेंड करता है थोड़ा सा, ये मैं कह रहा हूं। तो नदी जो है ये यहां से निकली, मध्य प्रदेश को क्रॉस करा, फिर महाराष्ट्र में भी काफी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, और फिर ये चली गई गुजरात। अब गुजरात में कहां पे गई है? गुजरात में ये कौन सा एरिया है? इसे बोलते हैं साउथ गुजरात, ये साउथ गुजरात है। ठीक है, और वो यहां पे गिर गई। ये क्या है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा गुजरात स्टडी करना पड़ेगा। देखो गुजरात जो है ना, ये गुजरात है, ये आप देख रहे हो ऊपर, ये कच्छ है, ये मैं इसको अलग रंग दे रहा हूं, ये कच्छ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ। ये जो एरिया है ये वाला पूरा, इसे, इसके 2 नाम है, या तो आप इसे काठियावाड़ बोल सकते हो या आप इसे सौराष्ट्र बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसे काठियावाड़ बोल लो या सौराष्ट्र बोल लो। तो ये काठियावाड़ हो गया और ये कच्छ हो गया, KU। कच्छ और काठियावाड़ के बीच में ये गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और यहां पे देखिए ये जो गल्फ है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे। पहले इसे गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते थे, गल्फ ऑफ खंबात, अब इसे गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। तो जो भी हमारी इस तरफ नदियां बह रही हैं वेस्ट की तरफ, वो सारी की सारी, नर्मदा हो, तापी हो, माही जिसे माही सागर भी बोलते हैं, साबरमती हो, ये सारी की सारी नदियां कहां गिरती हैं? ये गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं, यहां पे गिरती हैं। ठीक है, जैसे माही रिवर का मैं बताऊं, माही रिवर ऐसे जाती है, फिर वापस आती है, फिर यहां गिर जाती है, तो माही भी यहां पे गिरती है। नर्मदा आप देख ही रहे हैं यहां पे गिर गई। ठीक है, तापी जो है वो भी यहां गिर जाती है। उसके बाद एक और बची साबरमती, तो साबरमती भी ऐसे गिर जाती है यहां पे। तो चारों की चारों जो नदियां हैं वो यहीं पे गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। तो नर्मदा नदी क्लियर है। नर्मदा नदी ने मध्य प्रदेश क्रॉस करा, महाराष्ट्र को छुआ और गुजरात में फिर काफी बड़ी नदी है, और फिर ये जो है गिर गई गल्फ ऑफ खंबात में। तो नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक से होता है। क्या कोई और नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? हाँ, सोन नदी है। सोन नदी जो है यहां से फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी याद आया कुछ? लेक्चर नंबर 1 देखिए पहले, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस नदी को हम मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा। मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन है नर्मदा। और
इसका जो बेसिन है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, चाहे वो ना के बराबर क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ को भी ये अपना पानी देती है। ठीक है, ये नदी विंध्या और सतपुरा के पहाड़ों के बीच में बहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि कौन सी नदी है। ये है आपके विंध्या के पहाड़ और ये है आपके सतपुरा के पहाड़। तो विंध्या और सतपुरा के पहाड़ों के बीच में से बहती है नर्मदा नदी। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो नर्मदा में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, इनमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई इनकी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे तावा नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग है, तो ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलार, शक्कार, दूधी, तावा, हिरण, बरना और हथनी, ये सारी नदियां जो हैं ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। इनके अलावा भी और भी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बस इतना याद रख लें, वही काफी है। आप ये 6-7 नाम जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से रिवाइज करिए। कोलार, शक्कार, दूधी, तावा, हिरण, बरना और हथनी। ये एक और मैप है जो मैंने सरकारी वेबसाइट से लिया है, जो हमारी सरकारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जैसे आज की तारीख में हम जल शक्ति बोलते हैं। तो वहां पे आप ये देख सकते हैं नर्मदा का पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे नर्मदा जो है वो जा रही है। तो यहां पे ये अमरकंटक है एकदम बॉर्डर पे, फिर ये पूरा इन्होंने ये इसका मैप वो किया हुआ है नर्मदा का पूरा बेसिन। ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। तो ये वही मैप है, बस इसको जूम करके दिखाया हुआ है। तो जो शहर हैं इसके किनारे वो सब दिखाए हैं, जबलपुर है, जो भी शहर नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद वगैरह सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं नर्मदा नदी के ऊपर। और नर्मदा नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे महेश्वर डैम है मध्य प्रदेश में, महेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है महेश्वर डैम। फिर सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, सरदार सरोवर डैम। फिर इंदिरा गांधी सागर डैम है, इंदिरा गांधी सागर डैम जो है ये खंडवा में है मध्य प्रदेश में। फिर बरगी डैम है जबलपुर में, और ओमकारेश्वर डैम है खंडवा मध्य प्रदेश में। तो ये 5 डैम बड़े जल विद्युत परियोजनाएं नर्मदा नदी के ऊपर हैं। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कहां पे कितना क्षेत्रफल मतलब एरिया, कितना एरिया जो है वो सींच रही है नर्मदा, तो सबसे ज्यादा एरिया सींचती है मध्य प्रदेश में 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात में 11,399 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सींचती है नर्मदा। और महाराष्ट्र में बहुत ही थोड़ा 1538, और छत्तीसगढ़ में तो ना के बराबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं एरिया की बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा नर्मदा एरिया सींचती है यानी ड्रेन करती है किस राज्य में। अब बात करते हैं लंबाई की कि भाई नर्मदा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां है। तो देखो नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर लंबी है, उसमें 1079 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, यानी बड़ा क्लियर है। और आपको यहाँ पे ये डायग्राम देख के भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम देखिए, ये आपको कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नर्मदा की सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है। तो ये 1312 किलोमीटर जो लंबी है पूरी, इसमें से 1000 किलोमीटर से ज्यादा तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। कितनी? 1079 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और बस इतना याद रख लो, इतना काफी है। उसके बाद जो 159 किलोमीटर है वो गुजरात में है, 159 किलोमीटर जो है वो गुजरात में है। उसके बाद गुजरात में, और महाराष्ट्र को तो सिर्फ छूती है, तो तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन अगर आप देखें एरिया, तो एरिया में जो है सेम ही है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे में गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। सेम है, मतलब लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे दूसरी नदियों में। अब यहाँ पे इस पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। निनई फॉल है गुजरात में, निनई फॉल। फिर धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है, धुआंधार वाटरफॉल। निनई भी काफी आ चुका है। और कपिल धारा है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, कपिल धारा। और अनूपपुर में तो अमरकंटक है, यानी अमरकंटक से निकलते ही सबसे पहला जो जलप्रपात नर्मदा पे आता है वो कौन सा है? वो है कपिल धारा। कोई डाउट? सबसे पहला वाटरफॉल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अमरकंटक भी अनूपपुर में ही है, तो सबसे पहला वाटरफॉल जो नर्मदा बनाती है वो है कपिल धारा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये अपना पूरा पश्चिम की तरफ बहेगी और फिर ये गिर जाएगी गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, या इसको कई बार कैम्बे लिखा होता है, तो उसमें गिर जाएगी अरब सागर में। ठीक है, कोई डाउट? और ये भरूच के पास गिरती है, भरूच से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये गिर जाती है कैम्बे में। तो भरूच शहर जो गुजरात में है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो नर्मदा के किनारे है। अब ऐसे ही मैं पूछूं सूरत शहर और तापी डिस्ट्रिक्ट कौन सी नदी के किनारे है? तो वो तापी नदी के किनारे, तो नाम ही तापी रखा हुआ है। ऐसे ही गुजरात में एक और डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। उसका नाम नर्मदा डिस्ट्रिक्ट क्यों रखा है? क्योंकि नर्मदा वहां बह रही है। ठीक है, तो भरूच भी नर्मदा के किनारे है और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट भी नर्मदा के किनारे है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भाई सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ, तो वो कौन सी है? वो है नर्मदा। क्योंकि गंगा ये सब कहां बह रही थी? गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसी से समझ जाइए कि भाई वो ईस्ट की तरफ बह रही है। ठीक है, ईस्ट की तरफ बह रही है। तो यहाँ पे भारत की नदियों की बात हो रही है। हम यहाँ पे इंडस और ब्रह्मपुत्र को कंसिडर नहीं करेंगे। तो और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो भी ईस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबी हो गई नर्मदा। कोई डाउट? अच्छा, अब ये नदी, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए और मैं इसको बड़े कंसेप्चुअली बताऊंगा आपको कि भाई ये एक गुत्थी कैसे सुलझाई जाए कि ढलान तो एक तरफ ही हो सकती है ना। ये नदियां जो हैं, देखो मैंने एक वीडियो नंबर 1 में आपको ये बताया था
कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो ढलान उनमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले बनी थी, पहाड़ों के बनने से पहले बनी थी। तो ये नदियां पहले से थी, तो ये पहाड़ों में गॉर्ज बनाती हैं। हिमालय की जो नदियां होती हैं, हिमालय की जो नदियां हैं वो सारी की सारी पहाड़ों में छेद बना के निकल जाती हैं, क्योंकि हिमालय बाद में बने हैं और नदियां पहले बनी हैं, तो हिमालय उनके अराउंड बने हैं, राइट। लेकिन जो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, और यहां पे पेनिनसुलर नदी कहेंगे नर्मदा को, नर्मदा तापी वगैरह, तो ये कब बनी है? ये पहाड़ों के बनने के बाद बनी है। यानी कि पहाड़ पहले हैं, नदी बाद में बनी है, यानी जहां पहाड़ की ढलान होगी वहीं तो नदी बहेगी, क्योंकि पहाड़ पहले बन चुका है। यानी दक्षिण भारत की, चाहे वो नर्मदा और तापी हो, ठीक है, चाहे वो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी हो, ये ढलान पे निर्भर करती हैं। अब ढलान तो एक ही तरफ होगी, या तो इस तरफ होगी ढलान या इस तरफ होगी। तो ऐसा कैसे कि ये चार नदियां तो गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में और ये गिर रही हैं अरब सागर में, ये एक गुत्थी है, राइट। ये चारों तो इस तरफ ढलान है, इसका मतलब ढलान तो इस तरफ है, ये चार नदियां इस तरफ आ रही हैं, लेकिन ये दो इस तरफ कैसे आ रही हैं फिर? तो ये गुत्थी मैं हमेशा के लिए सुलझा देता हूं, आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, और वो है ये। देखो, हमारा जो दक्षिण भारत है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया, यानी ये वाला एरिया, इसकी जो ढलान है ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यानी कि ये झुका हुआ है हल्का सा। जब हम इस भूभाग की बात करते हैं, इस पेनिनसुला की बात करते हैं, तो वो ढलान जो है इसकी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसीलिए महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना ये बात, ये कैसे प्रूव होता है, क्योंकि महानदी गोदावरी, महानदी तो चलो थोड़ा पास से निकलती है रिलेटिवली, लेकिन बाकी जो है गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, इनके यहां से ऊंचाइयों से निकलती हैं, राइट। तो ये यहां इनके अरब सागर तो बल्कि पास है, तो ये यहां क्यों नहीं गिर रही? अरब सागर तो एकदम साइड में है। नहीं, क्योंकि ढलान इस तरफ है। तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो पेनिनसुला के ढलान के हिसाब से गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल, वहां की तरफ ढलान है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप ये तो जानते हैं कि वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज्यादा है और ये ईस्टर्न घाट है उसकी कम है, तो ढलान ग्रेडियंट जो बनता है वो ऐसे बनता है। इसलिए आप देखेंगे ये सारी नदियां वेस्टर्न घाट के यहां से निकलती हैं, लेकिन ये गिरती हैं इस तरफ, यानी कि ऐसे, ठीक है, ईस्टर्न घाट की तरफ आती हैं और फिर ये जाके गिर जाती हैं, ये जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो फिर नर्मदा और तापी के साथ ऐसा क्यों नहीं है, वो बे ऑफ बंगाल में क्यों नहीं गिर रही? और ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिफ्ट वैली क्या होती है। देखिए, देखो, ये एक एबरेशन है, ये एक अपवाद है। जैसे आप ये इमेजिन करो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, और ये वो चार नदियां हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अब ये तो ढलान के हिसाब से गिर रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे नर्मदा और तापी जो हैं वो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली एक अलग ही चीज है, और रिफ्ट वैली की जो ढलान होती है वो इस तरफ होती है, यानी कि अरब सागर की तरफ होती है। रिफ्ट वैली एक अपना ही रास्ता वो तय बनाती है और उसी में वो फ्लो करती है, तो वो ग्रेडियंट के हिसाब से फिर फ्लो नहीं करती, राइट। रिफ्ट वैली की डायरेक्शन जो है वो अरब सागर की तरफ है। मैं आपको बताता हूं रिफ्ट वैली क्या होती है। ये होती है रिफ्ट वैली। तो नर्मदा और तापी जो हैं ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, ये इनके लेफ्ट में भी रिफ्ट है और इनके राइट में भी रिफ्ट है, तो ये नदियां इसलिए फैल भी नहीं पाती। याद रखिए, इनकी एक अपनी ही इनकी एक ज्योग्राफी है नर्मदा और तापी की। तो और रिफ्ट वैली की डायरेक्शन ऑपोजिट है हमारी पेनिनसुलर स्लोप की डायरेक्शन के, तो इसीलिए नर्मदा और तापी जो है वो अरब सागर में बहती है, ठीक है। रिफ्ट वैली में बहने की वजह से जो है और सतपुरा और विंध्या और सतपुरा के पहाड़ हैं वहां पे, तो वो पहाड़ उनकी एक अपनी ढलान है। विंध्या और सतपुरा के जो पहाड़ हैं वहां पे रिफ्ट वैलीज होती हैं और उनकी एक अपनी ढलान है, और वो ढलान अरब सागर की तरफ है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है। इसलिए फिर ये विंध्या और सतपुरा की रिफ्ट वैलीज में बहते हुए ये जाके मिल जाती है अरब सागर में। अब एक बात बताइए, नर्मदा मान लीजिए बह रही है, नर्मदा बह रही है इस तरफ ऐसे, ये नर्मदा बह रही है। अब इसके इधर भी पहाड़ हैं और इधर भी पहाड़ हैं, बीच में घाटी है उसमें बह रही है, तो क्या ये नदी फैल पाएगी? क्या ये नदी फैल पाएगी? नहीं फैल पाएगी। और नदी जब फैलती है तो क्या बनाती है? डेल्टा। तो क्या नर्मदा नदी और तापी नदी, क्योंकि तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है, तो क्या नर्मदा और तापी डेल्टा बना पाएंगी? नहीं, ये सीधी जाके समुद्र से मिल जाएंगी, तो इसको बोलते हैं एस्ट्यूरी। ये फर्क होता है डेल्टा में और एस्ट्यूरी में। एस्ट्यूरी में नदी सीधी जाके जो है फैलती नहीं है ज्यादा, वो सीधी जाके समुद्र से मिल जाती है, तो उसे एस्ट्यूरी कहा जाता है। नर्मदा और तापी एस्ट्यूरी बनाती हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा बनाने की वजह क्या है? क्योंकि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो जमीन पे बहती हैं, रिफ्ट वैली में नहीं बहती। और जमीन पे जब वो बहती हैं, और एक बात और याद रखिए, जो ईस्टर्न घाट है हमारे वो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे ये हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ये तो एकदम कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं, ठीक है, बस इनमें थोड़े थोड़े गैप हैं, ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट वगैरह थोड़े बहुत गैप हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं है, उनमें बीच बीच में जगह काफी है, तो नदी वहां पे काफी स्कोप है उसके फैलने का, तो नदियां फैल जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। अब नदी फैलती कैसे है उसको समझाता हूं। मान लो ये एक नदी है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये नदी आ रही है, नदी में मिट्टी वगैरह होगी, वो सब होगी, तो नदी में वो मिट्टी वगैरह बैठती जाएगी नीचे, ठीक, धीरे धीरे बैठती जाएगी, और जब वो एक लेवल तक आ जाएगी ऊपर बैठ के, पानी का जो बहाव है वो कम होगा, तो नदी में जो मिट्टी वगैरह है वो यहाँ बैठती जाएगी। जैसे मान लो ये कोई नदी है,
तो उसमें जो मिट्टी वगैरह है वो डिपॉजिट होती जाती है नीचे, और जब मिट्टी भर जाती है और बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है, जमीन मतलब नदी का जो तल है नीचे, वहां से आप इमेजिन करिए मिट्टी भरती जा रही है एक जगह पे नदी में, और वो बिल्कुल ऊपर तक आ गई। जब वो ऊपर तक आएगी तो नदी के ये दो धाराएं बन गई, ठीक है, एक धारा ये बन गई और दूसरी धारा ये बन गई। यहां कोई डाउट? मिट्टी जो है उसने इसको, वो मिट्टी भरती गई साल दर साल, और ये प्रोसेस हजारों साल चलता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेकंड में डेल्टा बन गया, ये हजारों लाखों साल की मैं आपको वो बता रहा हूं नदियों की, जो नदियां जिस तरह से इवॉल्व होती हैं। तो ये अब एक नदी जो थी तो वो यहां पे अब दो धाराओं में बट चुकी है, ठीक है। फिर ये जो नदी है ये आगे चार धाराओं में बट जाएगी, इसी तरह से सेम चीज होगी। फिर एक नदी जो ऐसे थी वो ये दो में बटी, फिर ये वाली जो है फिर यहां पे वो मिट्टी भरती जाएगी, फिर वो इसको दो में बांट देगी, इसको दो में, इसको, ऐसे करके नदी जो है वो फैलती जाएगी, और जब नदी इतना ज्यादा फैल जाएगी तो ये डेल्टा बन जाएगा। यानी कि अगर मैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी की बात करूं तो वो ऐसा नहीं है सीधी आके समुद्र से मिल गई, वो पूरा फैल के पूरा एरिया बनाती है, डेल्टा बनाती है। महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो ये रीजन है कि नर्मदा और तापी एस्टुरी बनाती हैं, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती हैं तो वो फैल नहीं सकती। यहां पे देखिए नदी फैल पाएगी, यहां पे नहीं, क्योंकि इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कि नर्मदा और तापी जो हैं वो वेस्ट में क्यों बहती हैं, जबकि बाकी जो पेनिनसुलर रिवर है वो ईस्ट में बहती हैं। इसका कारण ये है कि बाकी जो रिवर हैं जो ईस्ट में बंगाल की खाड़ी में बहती हैं वो पेनिनसुला की स्लोप के हिसाब से, ढलान के हिसाब से बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहने की वजह से वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि नर्मदा और तापी जो हैं वो एस्टुरी क्यों बनाती हैं, डेल्टा क्यों नहीं बनाती। उसका आंसर भी है रिफ्ट वैली में बहने की वजह से ये नदी फैल नहीं पाती, स्प्रेड आउट नहीं हो पाती। कोई डाउट यहां पे? और भारत में और भी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, जैसे दामोदर नदी है, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी, और ताप्ती, ठीक है, ताप्ती और तापी एक ही बात है। तो ये इसका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि व्हाई नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टा। एक रीजन और बताता हूं ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती। चलो एक तो मैंने आपको बता दिया रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। एक रीजन और है, वो रीजन ये है कि नर्मदा और तापी की जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरी हैं वो छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी होने की वजह से वो उतना ज्यादा मिट्टी, सिल्ट वगैरह नर्मदा में नहीं ला पाती। इसका क्या मतलब है? ये नर्मदा बह रही है तो नर्मदा में ये छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं। नर्मदा और तापी में जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी मिलती हैं वो छोटी छोटी हैं, तो वो उतना ज्यादा मिट्टी वगैरह नर्मदा में नहीं डालती। इस वजह से नर्मदा का जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा है। नर्मदा और तापी नदियों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है क्योंकि वो फैल नहीं रही। जब नदी फैलेगी तो वो स्लो हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बड़े एरिया पे फैल रही है। अगर मैं आपको कहूं कि कोई नदी है जो सिर्फ छोटे से एरिया में फैल रही है तो उसका पानी का बहाव बहुत तेज रहेगा। यही नर्मदा और तापी के साथ होता है, क्योंकि इनका पानी का बहाव इतना तेज है और क्योंकि इनमें उतनी ज्यादा सिल्ट यानी मिट्टी वगैरह भी दूसरी नदियों से नहीं आ रही, इस वजह से वो बिल्कुल नहीं फैलती। इस वजह से भी वो डेल्टा नहीं बनाती। उनमें अलूवियम जो होता है, जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल, वो कम होती है। जो इनकी सहायक नदियां हैं वो इनके अंदर जो अलूवियम है वो कम डालती हैं, इस वजह से भी डेल्टा नहीं बन पाता। समझ गए? जब नदी धीरे बहती है तो वो फैलती है, धीरे धीरे बहती है, फैलती है। बहुत तेज और बहुत ही लिमिटेड एरिया में अगर फ्लो कर रही है तो इतनी तेज फ्लो करके निकल जाएगी, वो फैलेगी नहीं फिर। तो ये एक और रीजन है जो नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्टुरी बनाती है। अच्छा, अब जो ये एस्टुरी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पे मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। जो फिशिंग होती है वो एस्टुराइन जोन्स में होती है और एस्टुराइन जोन की अपनी इकोलॉजी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी है नमकीन यानी साल्ट वाटर, या इसे ब्रैकिश वाटर भी बोल सकते हो। लेकिन नदी का पानी कैसा है? नर्मदा और तापी का पानी कैसा है? उनका पानी तो नॉर्मल पानी है, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर और सी वाटर, जहां पे एस्टुरी बनेगी यानी एस्टुरी जो है जहां पे नर्मदा समुद्र से मिलेगी वहां पे पानी की मिक्सिंग होगी, पानी मिक्स होगा, मिलेगा, नमकीन पानी और जो नॉर्मल पानी है वो मिलेगा। तो उस एरिया की अपनी अलग इकोलॉजी होती है, अपनी अलग उसकी जैविक विविधता होती है, अपनी डाइवर्सिटी होती है। अलग तरह के जंतु, अलग तरह की मछलियां वहां पे पाई जाती हैं। मछलियों के लिए काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट जोन होता है, फिशिंग जोन। वहां पे मछलियां पकड़ना काफी ज्यादा होता है उस एरिया में। एस्टुराइन जोन इज फिशरीज जोन और उस एरिया की अपनी कंप्लीट अलग इकोलॉजी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और पूछता हूं। देखो, ये हमारा साउथ इंडिया जो है, क्या इसमें सारी नदियां फिर ऐसी हैं नर्मदा तापी को छोड़ के जो इधर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? नहीं, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कर्नाटक है, कहीं ये केरल है, केरल के ऊपर कर्नाटक है, तो कर्नाटक में एक नदी है जिसको बोलते हैं शरावती नदी। शरावती नदी, राइट, वो यहां निकलती है, यहीं गिर जाती है अरब सागर में। वो इस तरफ क्यों नहीं आ रही? क्या वो भी रिफ्ट वैली में बहती है? नहीं, वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती। लेकिन फिर वो यहां कैसे गिर जाती है? रिफ्ट वैली का तो समझ में आता है भाई, ठीक है, उसकी एक अपनी ढलान है जो विपरीत है पेनिनसुला के। लेकिन जो छोटी छोटी नदियां हैं, शरावती है, पेरियार है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये अरब सागर में कैसे गिर जाती हैं फिर? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ से निकलती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है उनकी स्लोप के, जैसे ये है, ये हमारा कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो इनमें कई नदियां ऐसी हैं जो इस एरिया से निकलती हैं, तो ये फिर इस तरफ फ्लो करती हैं,
इनके लिए अरब सागर जो है पास है, ये वहां पे फ्लो करती हैं। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के ये नदी इधर से निकली और इनका ग्रेडियंट काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका में एक नदी है काली नदी या श्रावती नदी, ये वेस्टर्न घाट है, तो जो इधर से निकल रही हैं वो स्लोप उधर ले रही हैं, जो इधर से निकलेंगी वो सीधी यहाँ इस तरफ स्लोप लेंगी और तुरंत अरब सागर में गिर जाएंगी। और एक बात और है, ये नदियां भी जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, यानी जो काली रिवर है या जो श्रावती नदी है ये सब भी डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, इसका रीजन अलग है। ये नदी इधर से निकल रही है, ठीक है, अब ये नदी सीधी यहां गिर रही है और इनके पास ट्रेवल करने को डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अरब सागर तो एकदम लगा हुआ है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, हम ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, ये मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं, ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, तो उन्हें तो उतना ट्रेवल करना ही नहीं है, वो तो यहां से निकली यहीं की यहीं गिरना है। समुद्र बहुत नजदीक है, समुद्र बहुत नजदीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज्यादा नहीं करना, और वेस्टर्न घाट की हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो वेस्टर्न घाट से वो बड़ी स्पीड से नीचे आएंगी और एकदम से डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, तो सीधा जाके समुद्र से मिल जाएंगी। फैलने का टाइम ही नहीं है, फैलने की जगह ही नहीं है, फैलने के लिए उतना डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी नदियों का रीजन क्या है कि वो एस्टुरी कि वो डेल्टा नहीं बनाती, वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती, फिर भी नहीं बनाती डेल्टा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाई ग्रेडियंट से गिरती हैं वेस्टर्न घाट के, और डिस्टेंस भी ट्रेवल करने को ज्यादा नहीं होता और वो सीधी अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इनमें कुछ नदियां हैं ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और फिर वो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम आते हैं तापी रिवर के ऊपर। तापी रिवर का क्या सीन है? तापी रिवर को जुड़वा बहन बोलते हैं नर्मदा की, बिल्कुल ये इसका बेसिन है। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको एक डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बनाना होगा मुझे, गुजरात वाला एरिया जो है, तो ये नर्मदा ऐसे बह रही थी, इसी के साथ साथ बस तापी चलती है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है नर्मदा और तापी के बीच में पहाड़ आते हैं, इनको बोलते हैं सतपुरा के पहाड़, ठीक। और नर्मदा के ऊपर पहाड़ है विंध्या, तो नर्मदा तो बहती है विंध्या और सतपुरा के बीच में, और जो तापी है वो बहती है सतपुरा के साउथ में, सतपुरा के साउथ में, जस्ट डेक्कन के ऊपर। तो तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है और बिल्कुल एकदम नर्मदा जैसी है हर तरह से, मतलब जो डायरेक्शन है, जो स्टेट्स कवर करती है, सब कुछ। तो तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ये मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये मध्य प्रदेश को फ्लो करती है, पूरा महाराष्ट्र को टच करती है, गुजरात को में चली जाती है, और फिर ये जाके जो है ये सूरत के पास गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। ये भी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तापी नदी पे भी काफी सारे डैम हैं, जैसे काकड़ापार डैम, उकई डैम, गिरना डैम या प्रकाश बैरेज, गिरना डैम, उकई डैम और काकड़ापार डैम। यहां पे आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ये जो एरिया है। अब इसमें आप देख सकते हो ये बैतूल है, बैतूल से ये नदी निकली, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फ्लो करती है पूरा, और ये फ्लो करके ये ऐसे पूरा महाराष्ट्र को क्रॉस करके मध्य प्रदेश में भी बह रही है, महाराष्ट्र में भी बह रही है, और फिर ये गुजरात चली जाती है। गुजरात फिर ये जाके सूरत के पास जाके ये अपने गिर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका मेन वो है, और फिर ये गुजरात में जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो तापी नदी के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम। तापी नदी जो है ये हिल्स में भी बहती है और प्लेन्स में भी बहती है। हिली जो एरिया हैं, जिनमें सतपुरा, सातमाला, महादेव, अजंता, गावलीगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पे काफी जंगल वाले इलाके हैं, वहां पे बहती है। और जो प्लेन्स वाला इलाका है उसे बोलते हैं खानदेश एरिया। खानदेश एरिया जो है यहाँ पे फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे खेती होती है। यानी तापी नदी दो तरह के फिजिकल रीजन्स में बहती है, एक तो जंगलों वाला इलाका है जहां खेती नहीं होती, और एक जहां खेती होती है, कल्टीवेशन होती है, जिसे खानदेश का एरिया बोलते हैं। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी है, और ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, और ये भी एस्ट्यूरी बनाती है। तापी नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तापी नदी की सबसे ज्यादा लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में, 282 किलोमीटर। 724 में से 282 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा की लंबाई भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और तापी की लंबाई भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करें कि भाई ड्रेनेज एरिया, तो वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। इनफैक्ट इसका ज्यादातर एरिया, मैं अगर 90% से भी ज्यादा कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसका लगभग 90% जो ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। और यहां पे डायग्राम में भी बड़े आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये जो बाउंड्री है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ठीक है। तो आप इस पे देख सकते हैं ज्यादातर इसका जो पार्ट है महाराष्ट्र को फ्लो कर रही है, ज्यादातर महाराष्ट्र में फ्लो कर रही है, मतलब जो ड्रेन कर रही है वो ये महाराष्ट्र को कर रही है। इसका बेसिन यहां है, बाकी मध्य प्रदेश में भी है लेकिन उतना नहीं है। तो हालांकि इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। उसके बाद तापी नदी जो है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो तापी नदी में पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अनैर, अरुणावती, गोमई, यही सब नाम लिखे हैं यहाँ पे। जो नदियां तापी में मिल रही हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तापी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी है पूर्णा, दूसरे नंबर पे है गिरना। तो पूर्णा और गिरना सबसे इंपॉर्टेंट है तापी की ट्रिब्यूटरीज में। अब हम आते हैं माही नदी पे। तो हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ ली, नर्मदा पढ़ ली, तापी पढ़ ली और सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम आते हैं माही रिवर पे।
माही रिवर को हम माही सागर भी बोलते हैं। आपने गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा माही सागर, तो इसी के नाम पे है। तो माही सागर ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में शुरू होती है, फिर ये राजस्थान में जाती है, फिर ये लौट के गुजरात में आती है और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। माही सागर रिवर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहां से निकलती है, तो ये मिंडा विलेज है जो धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। आइए मैं आपको मैप से समझाता हूं, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, ये इस एरिया पे फोकस करेंगे, यानी कि हम जो अब तीनों नदियां पढ़ेंगे, तो हम एक तो पढ़ेंगे ये नदी जो है लूनी, अगेन ये पश्चिम की तरफ बह रही है इस तरफ, फिर हम पढ़ेंगे साबरमती और फिर हम पढ़ेंगे माही। लेकिन माही इनमें सबसे खास है, वो क्यों? देखो, ये निकली यहां से मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से फिर ये ऊपर आई, अब ये घुस गई राजस्थान में, राजस्थान में फिर ये नीचे लौट के वापस आई, गुजरात में घुसी और फिर ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर गई। यानी कि इस नदी का रास्ता बड़ा अलग तरह का है। और एक चीज और नोटिस करो, यहां पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काट रही है। ये मध्य प्रदेश से निकली, फिर ये ऊपर गई, पहले ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है राजस्थान की तरफ, तो ये ऊपर जा रही है, फिर ये लौट के आ रही है, तो यानी कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार ऊपर जाते हुए राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाते हुए, और एक बार राजस्थान से नीचे गुजरात की तरफ आते हुए ये 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि कौन सी नदी है भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो आंसर है वो नदी है माही। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। और इसका रूट भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मध्य प्रदेश से निकली, ऊपर गई राजस्थान, राजस्थान से लौट के आई गुजरात और फिर गिर गई गल्फ ऑफ खंबत में। तो अब ये पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये मध्य प्रदेश से निकली और फिर ये थोड़े डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद राजस्थान गई, फिर ये गुजरात गई और फिर गिर गई अरब सागर में। क्लियर? तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए इन्हें। और इसके बाद ये वही लिखा है बस जो मैंने आपको रास्ता बताया था, तो उसमें वो कभी नॉर्थ वेस्ट में गई, कभी वो साउथ ईस्ट में गई, कभी वो वही सब लिखा है डायरेक्शंस, लेकिन बड़ा आसान है। और माही सागर डिस्ट्रिक्ट जो आता है गुजरात में, उसका नाम माही नदी के नाम पे ही है। अब इसमें कौन कौन से डैम हैं इसके ऊपर? माही सागर, माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम, ये 2 हैं इस नदी के ऊपर, माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश से राजस्थान जाते समय और एक बार राजस्थान से फिर गुजरात आते समय। अब यहां पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जब राजस्थान से गुजरात आ रही है तो ये ऐसे नीचे आ रही है, ये गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, वडोदरा, आनंद और खेड़ा, आनंद और खेड़ा, तो इनको ये पानी देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनको ये पानी दे रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताने वाला था वो ये है कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आपको पता होना चाहिए सब चीजें क्या है। ये हमारी धरती है, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत से पास होता है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा इसे बोलते हैं हिंदी में। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो आंसर है माही नदी। और हमने देख लिया कैसे वो 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? अब इक्वेटर आप जानते हैं अफ्रीका से पास होता है, तो अफ्रीका में ये नदी है यहाँ पे जो कोंगो नदी है, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो अगर पूछे इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, तो आंसर होगा कोंगो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहां पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये पास होता है, एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है वो कहां पे फ्लो करती है अगर ये पूछ लें, तो लिम्पोपो नदी जो है वो साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मतलब ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नदी है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसको वो 2 बार क्रॉस करती है। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं, आ सकता है। अब माही नदी में बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं साबरमती। साबरमती में भी कुछ ज्यादा नहीं है, आपको मैं डायग्राम में एक बार साबरमती दिखा दूं, बहुत ही आसान। अब साबरमती देखो, ये साबरमती का उद्गम यहां से कहीं से हो रहा है और फिर ये ऐसे आ रही है, अहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे है और ये सीधी यहां गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है। वेरी वेरी सिंपल, यानी राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है, बिल्कुल सिंपल है, सीधी एकदम नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। साबरमती नदी पे साबरमती आश्रम है जहां गांधी जी रहा करते थे और ये अहमदाबाद शहर इसके किनारे है। तो साबरमती नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक का नाम है साबर और एक का नाम है हथमती। तो साबर और हथमती जब मिलती है तो बनती है साबरमती और ये राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। ये राजस्थान से निकलती है, उदयपुर से, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और फिर ये साउथ की तरफ आती है, गुजरात की तरफ, और फिर ये अरब सागर में यानी कि गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसमें कुछ और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं जैसे वकाल, वत्रक, सी वगैरह, इनके नाम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी, आइए आपको मैप में दिखाते हैं कि लूनी नदी कहां है। लूनी नदी जो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे जो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लूनी नदी यहां पे देख सकते हैं आप, ये राजस्थान से निकली अजमेर से, अरावली की पहाड़ियों से, फिर ये पश्चिम और दक्षिण की तरफ गई। वेस्टर्न फ्लोइंग है तो वेस्ट में तो जाएगी, तो वेस्ट में गई और फिर ये यहाँ पे कहीं खो गई। ये कच्छ है तो ये कहीं रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। यानी कि लूनी नदी जो है वो समुद्र में मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि लूनी नदी जो है वो उसमें
उतना पानी नहीं है। कई बार इसमें फ्लैश फ्लड आते हैं या छोटे मोटे फ्लड आते हैं, लेकिन लूनी नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है और ये थार डेजर्ट से फ्लो करती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, झालोर वगैरह, ये थार डेजर्ट का पार्ट है। तो थार डेजर्ट से जब फ्लो करती है तो डेजर्ट वाले एरिया में वहाँ पे इस नदी में जो वाष्पीकरण है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे जो मिट्टी है, रेत है, वो है, उसी में वो खत्म हो जाती है, मतलब वो ड्राई हो जाती है। नदी जो है ये ड्राई हो जाती है। इस वजह से लूनी नदी जो है वो यहाँ कच्छ में ही कहीं खत्म हो जाती है। वो यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी तक तो पहुँच ही नहीं पाती। तो लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। लूनी नदी जो है ये अजमेर से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, और पुष्कर वैली से निकलती है। उसके बाद ये ट्रैवल करती है साउथ ईस्ट पार्ट में, साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जा रही है थार डेजर्ट में। फाइनली इसकी डायरेक्शन तो वेस्ट ही है, वो बीच बीच में कई बार साउथ ईस्ट हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर ये फाइनली रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात, वहां पे खत्म हो जाती है। 495 किलोमीटर ट्रैवल करती है टोटल। इस नदी को पहले सागरमती बोला जाता है, साबर नहीं, सागरमती। फिर जब ये गोविंदगढ़ क्रॉस करती है तो फिर इसमें सरस्वती नदी आके मिलती है और फिर इसको जो है हम लूनी फाइनली बोलते हैं। यानी कि ये सरस्वती नदी जो है पुष्कर लेक से निकलती है और उसके बाद इसका नाम फिर लूनी होता है। ये एक्स्ट्रा डेटा, ये जरूरी नहीं है। इस पे डैम है, 3 डैम है, एक है दंतीवाड़ा, एक है सिपू और एक है जसवंत सागर। जसवंत सागर वहां के राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने बनवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अगली नदी पे जो है तावा नदी। तावा नदी में कुछ खास नहीं है। तावा नदी बस ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग है, ये भी पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। और श्रावती नदी जो है कर्नाटक में, वो भी वेस्टर्न फ्लोइंग है। तो तावा रिवर जो है ये सतपुरा में सतपुरा के पहाड़ों से निकलती है, बैतूल में, मध्य प्रदेश में। और ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यानी नर्मदा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है तावा नदी, ठीक है। फिर श्रावती नदी। श्रावती जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है, ये भी वेस्ट की तरफ बहती है और श्रावती नदी जॉग फॉल बनाती है। भारत में जॉग फॉल जो बनते हैं तो श्रावती नदी भी जो है वो जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना वीडियो। आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है, लेकिन जो बाकी पेनिनसुलर नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं। ऐसा क्यों? ये यूपीएससी में आया था 2013 में। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 वो दिए हैं रीजन, इनमें से कौन सा ठीक है? पहला, क्योंकि वो लीनियर रिफ्ट वैली में बहती है। दूसरा, वो विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है। तीसरा, कि जो स्लोप है वो पश्चिम की तरफ है। तो देखो इसमें तीसरा ऑप्शन तो पहले निकाल लेते, बहुत ही गलत है। जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो ये तो गलत हो गया। विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती जरूर है, लेकिन क्या यही रीजन है कि वो वेस्ट की तरफ बहती है? क्या सिर्फ यही रीजन है कि वो विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है? बिल्कुल नहीं। विंध्य और सतपुरा के बीच में तो वो बह सकती है, लेकिन उसका ये ऑटोमेटिक मतलब नहीं होता कि इसलिए वो वेस्ट की तरफ बहती है। रीजन है ऑप्शन ए, यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। तो आंसर है 1 ओनली। उसके बाद कौन सी नदी है इनमें से जो दक्षिण से नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ बहती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। जैसे गंगा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब ऐसे ही हैं। तो साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ, तो कृष्णा, महानदी, गंगा। आंसर है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ऊपर जाके गंगा से मिलती है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। तो आंसर है सोन। फिर ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 में आया था। इनमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है? बराक नदी, लोहित नदी और सुबानसिरी। तो बड़ा आसान है, इसका आंसर है लोहित और सुबानसिरी। इन दोनों को तो हम देख ही चुके हैं, लोहित नदी भी देख चुके हैं, सुबानसिरी भी देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। बराक नदी नहीं है, बराक भी हमने डायग्राम में देखा था, जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में बहती है वो है बराक नदी, अरुणाचल में नहीं बहती, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो उनमें से है बराक नदी, तो बराक नदी नहीं बहती। तो इसका आंसर है 2 और 3 ओनली।